आपकी क्या एडवाइस है टू पॉलिसी मेकर्स, उनको क्या चेंजेस करने चाहिए? देखो, जो बेसिक आज पेन पॉइंट है वो लिटिगेशन है। जीएसटी में जो लगता था कि जीएसटी आने के बाद में लिटिगेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, आइडियली होना चाहिए था, पर अभी बहुत चल रहा है। तो इस एंगल से जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि लिटिगेशन कैसे कम हो, तो उसके जो एक बड़ा कारण है वो तो ये है कि जो फ्रीक्वेंट चेंजेस, और इसके भी दो पहलू हैं। पहली चीज़, जब चेंजेस हो रहे हैं तो उस समय कई बार ये फील आती है कि जो इंडस्ट्री का फीडबैक पूरा आना चाहिए था वो शायद वो पूरा नहीं आया या अधूरा आया है। सो कोई भी चेंजेस आप प्रपोज कर रहे हो, लेना चाह रहे हो, तो उसको पब्लिक डोमेन में इफेक्टिव करने से पहले डालना चाहिए, सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स कैन गिव देयर व्यूज ऑन इट। तो सारी चीज़ कंसिडर होकर चेंज आए, दैट इज़ वन, ताकि उसको न तो उसको रोल बैक करना पड़े और सही तरीके से पब्लिक भी पहले से अवेयर हो जाएगी ये मेरे को करना है। दूसरा, उसका एक एडवांटेज हो रहा है, हो सकता है अभी व्यूज आ रहा है लेकिन सबको नहीं पता लग रहा है। अगर पब्लिक डोमेन में आएगा चेंज तो सब प्रिपेयर्ड भी होंगे कि ये 1 अप्रैल से ऐसा चेंज आने वाला है, मैं डिस्कस करूं कैसे कंप्लाई करना है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, जो चेंजेस हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से लग रहे हैं, तो उसका भी एक गेस्टेशन पीरियड होना चाहिए कि चेंज आज मैंने इंट्रोड्यूस किया सर्टेन फॉरवर्ड डेट से, तो बेटर कंप्लायंस आएगी, मिस्टेक नहीं लगेगी, लिटिगेशन अवॉइड हो जाएगा आगे जा करके। तीसरी चीज़ कि चेंजेस आ रहे हैं ऑन डेट्स पे, सो उससे कंप्लायंस इतनी मुश्किल हो रही है व्यापारी वर्ग के लिए कि चेंज लाएं नो प्रॉब्लम, क्योंकि लॉ तो इवॉल्व हो रहा है। सो आप 1 अप्रैल से लाएं, सारे चेंज इकट्ठे कर लें। एक चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसे चेंज हो सकते हैं जो वेट नहीं कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स के पे लाओ, क्वार्टर के लाओ, मंथ पे लाओ, लेकिन ये 17 तारीख को ले आए ये क्या करना, 28 तारीख को ले आए ये क्या करना, है ना। तो कम से कम मंथ एंड निकाल सकते हैं, क्वार्टर एंड निकाल सकते हैं, जो चेंजेस वेट कर सकते हैं वो आप फाइनेंशियली 1 तारीख से दें, तो क्या होगा कि ट्रेड में कंफ्यूजन कम होगा, कंप्लायंस बेटर होगा। डिपार्टमेंट भी ऑडिट से निकालता है। आधे तो इस बात के ऑब्जेक्शंस है कि ये लॉ इस दिन से बदल गया था, आप पुराना वाला लॉ फॉलो कर रहे थे, सो दैट्स ए प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान में रख सकते हैं कि हम अब्रप्ट नहीं लाएं, गेस्टेशन पीरियड दें, पब्लिक डोमेन में डालें, और एक सर्टेन डेट्स को, मंथ एंड, ईयर एंड, क्वार्टर एंड, जैसा चेंज है उस हिसाब से करना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये भी है कि कहीं जुडिशियस अप्रोच लेने के लिए लोअर लेवल पे ऑफिसर्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ट्रिब्यूनल लेवल या जुडिशरी लेवल पे तो रिलीफ मिलता है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन जो उस समय आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट और ऑफिसर नहीं कर सकते वो इंटरप्रिटेशन, लेकिन वो ऐसा व्यू, ट्रेड फेवरिंग व्यू लेने में कई बार हेजिटेट करते हैं, हाउ दे विल बी व्यूड। तो वो एक अप्रोच ऊपर से जानी चाहिए कि यू कैन टेक ए जुडिशियस व्यू इवन इफ इन फेवर ऑफ एसएससी, तो लिटिगेशन कम होगा। वरना आजकल 2 स्टेज तक तो लिटिगेशन आपको करना ही पड़ रहा है, फिर रिलीफ आता है। तो ये भी एक एंगल है जो होना चाहिए चेंज। ऐसे ही मैं ऐड करना चाहूँगा एक सजेशन जो हो सकता है कि इंडिया क्योंकि एक फेडरल कंट्री है जिसमें सीजीएसटी जो सेंटर है उसके पास कुछ पावर्स हैं, स्टेट के पास कुछ पावर्स हैं। अब होता यह है कि जब जीएसटी आया, अब दोनों स्टेट और सेंटर को अपना अपना टैक्स कलेक्ट करना था, तो एक सीजीएसटी एक्ट कहीं बना और रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट कहीं अलग अलग बने। तो एक चीज़ है कि मेरा रजिस्ट्रेशन अगर मैं हर एक अलग अलग स्टेट में ले रहा हूँ और वहाँ से काम कर रहा हूँ, तो एसजीएसटी तक का हम समझ रहे हैं कि हर एक स्टेट का कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सीजीएसटी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कहीं पावर है उसमें। तो अगर किसी भी स्टेट के अंदर जैसे क्या हो रहा है कि अगर आईटीसी एक्यूमुलेट हो रही है और अगर वो सीजीएसटी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, तो बिजनेसमैन को कहीं अलाउ करना चाहिए कि ये आईटीसी भी आप अपने दूसरे स्टेट्स के अंदर ट्रांसफर कर लो, तो सीजीएसटी टू सीजीएसटी तो ट्रांसफर करने दो, क्योंकि उससे रेवेन्यू के ऊपर वापस कोई इम्पैक्ट आना नहीं। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सीजीएसटी वाले पोर्शन के अंदर फिर भी ऐसा कहीं सोचा जा सकता है। और ऐसे ही जो आपका ये आज हुआ, ये हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, इसके अंदर जो एक और आपकी चीज़ थी कि 31 मार्च क्योंकि आने वाला है, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो व्यूअर्स के लिए कुछ अगर हम ऐसे पॉइंट्स अगर हाईलाइट करें, तो जीएसटी के एंगल से सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो हम अगर चलाते हैं तो है कि सबसे पहले अपने जीएसटी रिटर्न्स को रिकंसाइल करें।
GSTR 1 के अंदर जो आपने लाइबिलिटी बताई है और GSTR 3B में जो लाइबिलिटी बताई है पूरे साल भर में, मार्च आ रहा है तो आप रिकंसाइल करें। कोई अगर हिट्स एंड मिसेस हैं तो आप उसको मार्च के रिटर्न के अंदर करेक्ट करें। सिमिलरली है ITC के केस में भी कि आपकी बुक्स के हिसाब से आपने ITC बताई इतने रुपए और रिटर्न्स के अंदर अगर कोई मिसमैच है तो दैट यू शुड रेक्टिफाई। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ITC होता है, उसको मैच कराएं कि पोर्टल के ऊपर जो बैलेंसेस हैं और आपकी बुक्स में जो बैलेंसेस हैं वो भी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज होता यह है कि जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करने जाते हैं तब ये सारे करेक्शन के मौके हमारे निकल चुके होते हैं और बाद में वो सारी चीज़ें फिर कॉस्ट कहीं एकदम से बढ़ती है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी कहीं उसमें आती है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे अगर किसी पर्सन को कंपोजिशन स्कीम में जाना है, क्वार्टरली रिटर्न अगर फाइल करना है, किसी को अगर कोई GT है तो उसको अगर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाना है या उसको रिवर्स चार्ज के अंदर रिवर्ट करना है, तो उन सब के लिए भी 31 मार्च की कहीं ड्यू डेट आ रही है। सिमिलरली अगर से किसी के ऊपर अगर E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होने वाली है फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि E-इनवॉइसिंग इज ऑल्सो वेरी रीसेंट थिंग कि थोड़ा सा एंडरब्रेड करता हूँ। हाँ जी, बेसिकली ये हो रहा था कि हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से इनवॉइस बना रहा था। वो इनवॉइस मार्केट में भी जा रहा था, लोगों को समझ में इतना जल्दी आ नहीं रहा था। तो बेसिकली वहाँ से एक तो एक कंट्रोल लाना चाह रहे थे कि एक यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर एक ही प्रैक्टिस हो कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट रखना है, आपका टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें हाईलाइट होगी। क्योंकि हो सकता है कोई एक जना तो सही प्रेजेंटेशन कर रहा है, हाँ, दूसरा नहीं कर रहा है। तो एक लिमिट है 5 करोड़ की कि अगर किसी भी पर्सन का 17-18 से लेके अभी तक इस करंट पीरियड तक अगर कभी भी टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ऊपर गया है तो उसके ऊपर E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो वी नीड टू सी कि अगर किसी का टर्नओवर इस करंट ईयर में भी 5 करोड़ से ऊपर गया है तो उसके ऊपर E-इनवॉइसिंग होगी। वो नॉर्मल इनवॉइस बनाता है वैसा तो उसको बनाना ही है, लेकिन साथ ही उसको उस इनवॉइस की डिटेल्स E-इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट भी करना है, ताकि ये हो जाएगा कि एक तो वापस ये टैक्स इवेजन वाला भी यहाँ से कहीं आता है कि टैक्स क्या होता है। अदरवाइज अगर मैंने इनवॉइस बनाया, मूवमेंट कर दिया, इनवॉइस फाड़ के फेंक दिया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यस कि अगर वंस आई हैव रेज्ड द इनवॉइस एंड रिपोर्टेड इट तो मैं उसको वापस चेंज नहीं कर सकता, वरना पहले तो फट भी सकता है। राइट, सो दीस आर द बेसिक्स जो अभी कहीं मार्च के हिसाब से भी व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सजेशन तो बहुत सारे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार तक पहुँचे। तो मैं 3 इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहूँगा इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो हमने अभी के टाइम पे बात करी थी कि जो प्री डिपॉजिट का जो परसेंटेज है, पहले फर्स्ट स्टेज इज़ 10%, सेकेंड स्टेज इज़ 20%। तो 30% का टोटल मेरे को प्री डिपॉजिट करना होता है लिटिगेशन में, तो दैट इज़ अ ह्यूज लिटिगेशन कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसमें रिलीफ देना चाहिए कि उस लिमिट को रैशनलाइज करना चाहिए। इससे पहले हम एक्साइज या सर्विस टैक्स रिजीम की बात करें तो वहाँ पे भी ये प्रोविजंस थे, पर वहाँ प्री डिपॉजिट था मैक्सिमम 10% अप टू ट्रिब्यूनल। अब उसके अगेंस्ट में हियर आई हैव टू पे 30%, तो उसको या तो 10% या 15% की रेंज में, एक रीजनेबल लिमिट की रेंज में लाना चाहिए, ताकि जहाँ पे अगर कोई जेन्युइन एसएससी जिसका कोई लिटिगेशन में मैटर जा रहा है तो वो वर्किंग कैपिटल अपनी ब्लॉक करके आगे अपील में जा सके, ताकि उसको कोई रिलीफ मिल जाए। सर दूसरा मुद्दा आता है कि अभी बहुत सारे सिस्टम जनरेटेड नोटिसेज आ रहे हैं। वो कह रहा है हमारे ट्रांजेक्शन जो हमारे डेटा उसी को वो दोबारा कंपेयर कर रहे हैं। अब मान लीजिए GSTR 1 और GSTR 3 भी मैंने फाइल किया, मंथली रिटर्न होता है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटी दे रखी है, आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करें GSTR 9। उसमें कोई भी आपको अगर करेक्ट डेटा प्रेजेंट करना है, आप करेक्ट डेटा प्रेजेंट करें, बुक्स ऑफ अकाउंट से उसका रिकन्सिलेशन करें। अब वो कह रहा है उसी GSTR 9 से वापस GSTR 1 और 3B का कंपेरिजन होता है। अब मैं कह रहा हूँ जब GSTR 9 में मैंने सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दी तो दैट एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल, क्या वापस उसका 1 और 3B से कंपेयर कर। ऐसे ही 2A वर्सेस 3B के कई बार नोटिस आते हैं, उसमें 2A का जो डेटा होता है वो मैच नहीं होता है। हमारे रिकॉर्ड्स में वो डेटा 10 लाख का है, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में वो 8 लाख दिखता है। ऐसे ही एक और GSTR 9 में भी एक डेटा आउट पॉपुलेट होता है, वो 9 लाख दिखता है। तो कहीं ना कहीं इनकन्सिस्टेंसी होती है। तो वहाँ पे ज़रूरत यह है कि सिस्टम जनरेटेड नोटिस से डायरेक्टली इशू करने के बजाय एक ह्यूमन इंटेलिजेंस अप्रोच हो कि ऑफिसर उसको पहले एनालाइज करे अपने लेवल पे, जहाँ पे उनको लगता है कि भी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उससे वो मैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि एक सितंबर का अपन एग्जांपल है, सितंबर में GSTR 1 और 3B में डिफरेंस है, ठीक है, पर वो मैंने आगे जाके उसको अमेंडमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर दिया। तो ओवरऑल रिकन्सिलेशन पूरे साल का देखेंगे, पोर्टल पे भी दिखेगा, तो वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। पर होता क्या है, वो एक बार तो मंथली आपका नोटिस आ गया, अब नाउ यू हैव टू रिप्लाई, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। और तीसरा एक मेजर पेन पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा
कि जो जीएसटी का सिनेरियो है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है कि आपका एक तो सेंट्रल डिपार्टमेंट है, एक स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है। जो भी एसएससी से उनका एक जुरिडिक्शन ऑफिसर होता है, या तो उसकी फाइल स्टेट में होती है या सेंटर में होती है, राइट। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपकी फाइल कहाँ है, हाँ, तो वैसे ही तो मेरी फाइल स्टेट में होगी या सेंटर में होगी सर। तो जहाँ पे मेरी फाइल होगी वो मेरा जुरिडिक्शन ऑफिसर होगा, वो मेरा असेसमेंट करेगा, मेरी ऑडिट करेगा। पर इसके साथ ही कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो उनके पास में कॉमन पावर है, वो स्टेट की कोई एसएससी का जुरिडिक्शन एज वेल एज उनके सेंटर के एसएससी का जुरिडिक्शन दोनों का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट। तो मान लीजिए कि मेरी फाइल स्टेट में है, सेंटर के डीजीजीआई के पास में कोई इनपुट आता है कि आपने ये हाई वैल्यू आईटीसी क्लेम करी, तो वो मेरे को समन जारी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। अब सिमिलर वही इंक्वायरी स्टेट का एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसके पास भी सेम इनपुट आता है, वो भी इंक्वायरी इनिशिएट कर देता है। तो होता क्या, एक ही एसएससी पे फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर 2 डिपार्टमेंट्स एक साथ इंक्वायरी इनिशिएट कर। अब होगा क्या, वी विल रिक्वेस्ट देम कि भैया मेरी तो ऑलरेडी एक जगह इंक्वायरी चल रही है, डबल क्यों, वी जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, तो इट हैज़ टू बी वन जुरिडिक्शन एंड वन असेसमेंट। पर ऐसा हो नहीं रहा है। उसका एक कारण है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि भी ठीक है उनके पास इनपुट है, वो अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो भी अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करें। तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे मंथली बेसिस पे वो आपस में डेटा शेयर करें, जो मल्टीप्लिसिटी है, जो डुप्लिसिटी है इंक्वायरी में, वो वहाँ से फिल्टर आउट हो जाए, ताकि उससे अपना एसएससी का रिलीफ हो जाए, वो डिपार्टमेंट का भी उसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मेरे को डबल डॉक्यूमेंट्स इस्टेब्लिश करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, दैट इज़ टाइम टेकिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम। सर मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स में जनरली क्या चीज़ हो रही है, कहाँ दिक्कत है सबको, टैक्स की रेट्स हायर साइड पर। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ उस हिसाब से प्लान अप करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट गिविंग द हायर स्लैब रेट्स, उसकी जगह वो अल्टरनेटली थोड़ा सा टैक्स रेट को डाउन करें। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि 7 लाख तक डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स नहीं लगता है, तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन आर गोइंग टू फाइल रिटर्न ऑफ 7 लाख। सही, अगर वो पुरानी वाली रिजीम में, अल्टरनेट रिजीम में, तो दे आर गोइंग टू फाइल अ रिटर्न ऑफ 5 लाख रुपीज कि सर यहाँ तक टैक्स नहीं लग रहा है हमको। सो गवर्नमेंट को इन प्लेस वो लिमिट उसको कांस्टेंट रखे, बट रेट्स को थोड़ा सा लोअर डाउन और करें। प्लस कुछ लोग टैक्स एविएशन के पैटर्न में जब चले जाते हैं, 2-3 बहुत रॉ एरियाज है और गवर्नमेंट को खुद को पता है कि यहाँ पे सब अप्लाई है। अच्छा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन? आई एम टचिंग दैट पॉइंट, जो भी कहीं ना कहीं चल भी रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हो और उससे कंपनीज को या उस इंडिविजुअल को डिडक्शन मिल रहा है। अगर कोई आज एक पर्सन है, कंपनी है जो हायर अमाउंट का डोनेशन दे रहा है, से जस्ट अपन जनरल बात करें कि एक्स बिजनेसमैन है, उसने एक एक्स पार्टी को जो एम्पावर है या हो सकता है इन फ्यूचर में पावर में आएगी, उसको उसने 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का डोनेशन दिया, तो डोनेशन का उसका बेनिफिट तो ले लिया इनकम टैक्स में, और वो उस पार्टी को एक तरीके से ऑब्लाइज भी कर चुका है। और शायद कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल बेनिफिट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि हो सकता है वो है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें सोचे कि ये टाइप का प्रोविजन अगर मैं स्क्रब आउट कर दूं, वैसे जनरली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी नहीं, बट अगर वो स्क्रब आउट कर दे और इस टाइप का टैक्स बेनिफिट पास करने की जगह थोड़ा सा रेट ऑफ टैक्स को ऑन लोअर डाउन में लेके आ जाए, मैं कह रहा हूँ टैक्स उतना ही लेना, वो ये बेनिफिट लेके आपको अगर 100 रुपीज का टैक्स दे रहा है तो उसको बोलो ये बेनिफिट नहीं लेना बट टैक्स 100 रुपीज ही लेना है। तो कुछ चीजें क्या होगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। कुछ कहीं कहीं के लोग गलत तरीके से ये सारी चीजें अरेंज आउट कर लेते हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। सेम तरीके से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के डोनेशन हैं, तो वो काफी हद तक क्या मैनेजेबल चीजें में आ रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिड्यूस करके ऑन डायरेक्ट बेसिस पर उसका बेनिफिट बाय रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स दे सकता है। तो जनरल पब्लिक में और ज्यादा टैक्स कंप्लायंस की इच्छा जाग जाए।